आज ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है और उसका मुख्य कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम जो है वो घटे हैं और घटे क्यों है क्योंकि ओपेक जो है उसका आउटपुट इंक्रीज करने वाली है अगले हफ्ते अक्टूबर के पहले हफ्ते में और उसके बाद जो एक मोमेंटम है वो फिजल आउट हुआ है और आज ओएमसीज में देखिए काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है 3.25% का इजाफा बीपीसीएल में है। आईओसी में भी तेजी देखने को मिल रही है। एचपीसीएल भी 3% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। बाकी कंपनी में भी एक अच्छा रुझान है। एमआरपीएल को देखिएगा करीबन 4.5% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी भी इसी से जुड़ी हुई कंपनी है। 3.25% का एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है और इसमें भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल करीबन 3% ऊपर, बीपीसीएल करीबन 3% ऊपर। क्या करना है ऑयल एंड गैस स्पेस पे हो रहा? तो कल या परसों एक खबर और भी आई थी गीतू, जो कि ये बता रही थी कि अंडमान निकोबार में जहां पर समुद्र और गहरा समुद्र है वहां पर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है, उनको एक कुदरती बहुत बड़ा कुदरती गैस का भंडार मिला है। अब करेक्ट। सेसमिक स्टडी होगी, वायबिलिटी स्टडी होगी, उसके बाद कमर्शियल ऑपरेशन होगा और बाद में उससे सप्लाई मिलेगा। लेकिन ये कामयाबी मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होगी। दूसरी तरफ हम ऑयल और मतलब पेट्रोल और डीजल से भी सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी हमें हमारी रिसर्च टीम को पसंद है तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। दो सरकारी कंपनी जो कि एक्सप्लोरेशन में है वो है गेल और ओएनजीसी, और एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि एक्सप्लोरेशन और रिटेलिंग में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए अब रुक करते हैं एफएमसीजी की ओर। और एचयूएल ने जो बयान दिया है उससे बड़ा निराश है बाजार। उन्होंने कहा है कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आने में थोड़ा समय लगेगा और वो अपने जो वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं वो सिंगल डिजिट ही दिखते हैं, हायर साइड पे, पर सिंगल डिजिट ही रहेगी। और उसके चलते हुए आज एचयूएल के स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। साथ में ही रब ऑफ इम्पैक्ट जो है हमको अन्य एफएमसीजी प्योर प्लेज में देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेस्ले हो, मैरिको हो, चाहे वो आईटीसी हो। क्या करना है? आई थिंक एवरीबडी नोज गौरांग, इट्स नॉट नथिंग न्यू कि जो इम्पैक्ट जीएसटी के कटौती का आएगा वो आने में समय लगेगा। सो देन व्हाई इज मार्केट पनिशिंग ऑल दीज एफएमसीजी स्टॉक्स? अरे गीतू, एक एक चीज आपको शायद आप वो याद दिलाता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। एक चीज हुआ करती थी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। ये बाजार में एक एक प्रथा है। जी। यही देखने मिल रहा है गीतू। इसमें कोई देखो, सबको पता है कि अगर 22 सितंबर को जीएसटी की दरें कम हुई है तो वो 23 सितंबर को आपको एफएमसीजी कंपनी के नतीजे 2 गुना बढ़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। करेक्ट। मैंने पहले भी चर्चा की थी इसको लेकर के, जब ये बातें हो रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा भी की थी 15 अगस्त को। तब उसके पश्चात हम काफी बार जुड़े। मैंने बताया था कि भाई खपत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, खपत डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी जो भी हो, उसका रुझान जो है जमीनी स्तर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में और उसके पश्चात आपको सकारात्मक दिखाई देगा, एकदम से नहीं देगा। तो ये थोड़ी बहुत, और ये कंपनी ने टिप्पणी करी है, अभी स्वाभाविक है, इट्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चिंता है तो कंपनी ने आकर के सामने से बताया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, इट्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एचयूएल पर और पूरा एफएमसीजी क्षेत्र में एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सभी कंपनियां पसंद आती आज आरबीएल बैंक फिर से एक फ्रेश 52 वीक हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए 277 के आसपास का स्तर है। 2% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे मोमेंटम में गौरांगे स्टॉक रहा है बैंकिंग स्पेस का आरबीएल बैंक। आप इसे ट्रैक करते हैं? और ये देख के मुझे बहुत संतोष हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी बैंक थी निजी क्षेत्र की जो कि काफी नटोरियस हुआ करती थी, खास करके नतीजों को लेकर के। अब ये परिवर्तन हो रहा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये परिवर्तन काफी लंबे समय तक होता रहेगा। लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है तो निवेश बना करके रखें, और अगर खरीदारी करनी है तो धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए इस स्तर से और जोड़ते जाएं। 290 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, अनुमानित अप्रोक्सीमेटली आने वाले जो तिमाही नतीजे आएंगे उसके आधार पर।
एलएनटी पे क्या करना चाहिए गौरांग? बहुत ही अच्छे मूव के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के स्तर पे देखने को मिल रही है, बट बहुत ही अच्छे मोमेंटम बहुत दिनों के बाद, क्या करें? कौन सी कंपनी, क्षमा चाहता हूँ कि तू, एलएनटी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि तू बाजार में, तो ये हम्म। गहने होते हैं आपके पोर्टफोलियो में। हम्म। इनको आपको जब तक रुपयों की आवश्यकता नहीं है आपको बेचना नहीं चाहिए। और अगर हम्म। आपको रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको अपनी, अपने बेटी, बेटा या जो भी आपके रिश्तेदार है, हम्म। उनको आप भेंट कर दीजिए। और उनको हम्म। सिखाइए कि शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों में निवेश करने से क्या आपको भविष्य में हासिल होता है और किस प्रकार से पूंजी बनती हम्म। आज रियल एस्टेट स्पेस में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अनंत राज ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए 700 का स्तर है, 3% का इजाफा है। व्हाट ए रन! डेटा सेंटर की न्यूज ने इस है। स्टॉक को पंख लगा दिए हैं और ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2% का इजाफा है। फिनिक्स इज अप 1.5%, ओबरॉय रियलिटी इज अप 1%, प्रेस्टीज एस्टेट इज अप 0.5%। और जैसे कि गौरांग ने कहा कि उनको लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो रियल एस्टेट स्पेस को बेनिफिट जरूर होगा। और आज मोमेंटम में भी है, तो रियल एस्टेट स्पेस में गौरांग आपको क्या पसंद है? अनंत राज पे आपकी कोई व्यू बन रही है इस समय? देखिए नहीं, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी, और जल भी काफी चुका है। मगर रियल एस्टेट राइट। सेक्टर पसंद आता है गीतू। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियलिटी, ये कुछ हम्म। कंपनियां हैं जहां पर हमारा नजरिया सकारात्मक है। हम्म। और मेरे ख्याल से गौरांग। गीतू गीतू दिल्ली और वो दिल्ली और आसपास के एनसीआर रीजन में वो जो एक हम्म। रिस्ट्रिक्शन था हाइट का, टावर्स का, अ, हाँ हाँ। वो कुछ उसको बदल दिया गया है। अब हाई राइज टावर्स भी आप खड़ा कर सकते हैं, ऐसे मैंने सुना था। पता नहीं कितना सच्ची है ये खबर या नहीं है। हाई राइज टावर्स तो पहले से ही थे यहाँ गौरांग, आपने हमको पिछड़ा रिस्ट्रिक्शन, समझाएंगे नहीं नहीं, दिल्ली वालों को? कुछ कुछ जगहों में रिस्ट्रिक्शन थी, ऐसा मैंने कुछ ओके। पढ़ा। ओके। दिल्ली वालों के पास भी हाई राइज टावर्स है गौरांग। अरे भैया मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ बम्बई वालों के पास है, आपके पास, हमारे से भी बड़े बड़े टायर है बस। नो नो, आई जस्ट दैट वाज ऑन अ लाइटर साइड। अब आईआरएफसी को देखिएगा, इसमें काफी अच्छा एक मुनाफा रिटर्न्स देखने को मिले हैं, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स भी मोमेंटम में रहे हैं। और आज आईआरएफसी के शेयर्स में एक अच्छा रुझान बना हुआ है। 20,000 करोड़ का डिसबर्सल सैंक्शन लोन्स किए इन्होंने, और 2 दिन में ये लोन सैंक्शन किए गए हैं 20,000 करोड़ के। तो इसके चलते आईआरएफसी के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। रेलवे से जुड़ी कंपनियां, गौरांग, कोई ऐसे शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं आपके पास जो आपको अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं? एक कंपनी है केवल मात्र जो हमारी रिसर्च टीम को पसंद आती है, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड गीतू। ये लंबी अवधि ओके। के लिए, और जो परिवर्तन हो रहा है भारतीय रेल का, वो आने वाले हम्म। 3-5 साल तक चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से हम्म। माननीय मंत्री जी ने जो टिप्पणी करी थी कि भारतीय रेल में एक जो बड़ी कमी है गीतू, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से जो सामान का आवागमन होता है भारत में वो ओके। 75% रोड से होता है। क्यों? क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वो भी सुधार रहे हम्म। हैं, नई पटरियां आ रही है, नए ट्रैक्स आ रहे हैं, नए गति हम्म। से गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चल रही है। नई पैसेंजर हम्म। ट्रेन में वंदे भारत और शामिल हो रही है। बुलेट ट्रेन शायद हम्म। अगले साल तक आपको दौड़ती हुई नजर आएगी, मुंबई अहमदाबाद बम्बई के बीच में, और शायद फिर और शहरों में भी आपको ये बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। और उसके हम्म। साथ स्टेशन का आधुनिकरण वगैरह वगैरह। तो बहुत हम्म। बड़ा परिवर्तन काफी लंबे समय तक चलेगा भारतीय रेल का। हम्म। गौरांग सर, ये बताइए कि अर्निंग्स की प्रिपरेशन हो गई? अभी तो नहीं हुई, अभी तो बाकी है, थोड़ा टाइम, एक हफ्ता है, कर लेंगे हम्म। धीरे धीरे करके। उतावलापन किसी चीज में नहीं करना चाहिए शेयर बाजार में। करेक्ट। ये बताइए कि आईटी के बारे में कोई बात ही नहीं करा। देखिए, हमने आज आधे घंटे का शो किया, लेकिन आईटी हम सबसे लास्ट में पूछ रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ही ऐसी हो गई है, उभरने की कोशिश में फिजल आउट हो जाते हैं। पर आईटी स्पेस में अभी क्या करना चाहिए? बिकॉज नोबडी इज टचिंग इट, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अ सर्टेनिटी नहीं नहीं, इस सेक्टर में। हम राय दे रहे हैं ना भाई, जाके छुओ और खरीदारी भी करो। हम्म। उसमें क्या परहेज है? सिर्फ आपका नजरिया 2.5 साल का होना चाहिए, माफ क्षमा चाहता हूँ, 1.5-2 साल का होना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि जो हम्म। परिस्थितियों के बीच गुजर रहा है आईटी क्षेत्र, उसको सुधरने में हम्म। समय लगेगा। क्या दूसरी तिमाही के नतीजे में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या थोड़ा हम्म। बहुत सुधार होगा कुछ कंपनी है? हाँ, हो सकता है। क्या हम्म। नकारात्मक रुझान तीसरी तिमाही में कुछ
कंपनियों का आंकड़ों में दिखाई दे सकता है, बिल्कुल दिखाई दे सकता है। लेकिन जो मूल्यांकन पे है आईटी क्षेत्र के शेयर रीतु, और ये जो पूरे हम्म, जो H1B वीजा $1 लाख, पता नहीं इस देखिए हमारे यहाँ पर मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित हो रहे हैं 3 राज्यों में या 4 राज्यों में, और ये मेरे हम्म, ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ये जो वीजा को लेकर के दिक्कत है ना, उसको कम कर जी, सकता है। और ओके, मैं ये मानता हूं कि आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो हम्म, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस जो है हम्म, आईटी सेक्टर में बहुत जल्द आता है। एंड जिस प्रकार हम्म, से साइबर अटैक्स जो भी है वो हो रहा है, उससे आपको अपने प्लेटफॉर्म सकारात्मक सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें आईटी सेक्टर हम्म, अच्छा लगता है, दिग्गज मिड कैप स्मॉल कैप सभी में खरीदारी की जाए। ऑटो में क्या खरीदना चाहिए अभी, क्योंकि मोमेंटम बहुत आ चुका है। देखिए पूरा क्षेत्र मेरे ख्याल से 2 या 3 कंपनियों को छोड़ करके पूरे क्षेत्र में खरीदारी की राय है हमारी। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसके अलावा हम्म, अशोक लेलैंड है, मारुति है, हम्म, एमएनएम है, टाटा मोटर है, टू व्हीलर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉप, आइशर मोटर्स, अर्थ मूविंग कंस्ट्रक्शन एंड एग्री इक्विपमेंट में एस्कॉर्ट्स कुबोटा। ये पूरी सूची आपके ओके, सामने रख दी। मुझे तो लगता है कि अर्निंग सीजन में इस बार ऑटो विल शाइन, बिकॉज उनके वॉल्यूम पिकअप भी अच्छा हुआ है, और जीएसटी का जो बदलाव हुए हैं, हालांकि उसका टाइम लगेगा आने में, लेकिन वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे मूव हुए हैं। एक महीने का पॉज भी था बीच में, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सिल्वर एंड गोल्ड ऑल टाइम हाई in Indian markets because of rupee depreciation and international prices surging. क्या करना चाहिए? तो आई टोल्ड यू टू गो एंड विजिट योर फैमिली ज्वेलर सम टाइम बैक, इफ यू रिकलेक्ट, Yes. Yes. एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड। हम्म, देखिए मैं आज भी कहूंगा, सोना चांदी हमारे यहाँ पर प्लेटिनियम में, देखो सोना चांदी में तो आप, सोने में तो आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स फिर से इशू करने वाली सरकार, या फिर गोल्ड, सोने और चांदी में आप म्यूचुअल फंड भी हैं वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में हम्म, ETFs भी हैं, वहां पर भी निवेश करते हैं। प्लेटिनियम भी, अगर आप, अनफॉर्चुनेटली प्लेटिनियम को लेकर के ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है नहीं, लेकिन प्लेटिनियम भी हम्म, मेरे ख्याल से बेहतर रुझान लाएगा। तो हम्म, देखिए आपको अनुशासन से काम करना चाहिए। आपके पास जो पूंजी है उसको अलग अलग एसेट में निवेश कीजिए, जिससे आपका रिस्क जोखिम जो है वो कम हो जाएगा। हम्म। करेक्ट गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी आपका, एंड प्लीज गो एंड थैंक यू। विजिट योर फैमिली ज्वेलर। Still, still. You will ask me this question possibly when it becomes another 50% higher. Then I should. अभी जाती हूँ मैं। आज के प्रोग्राम के बाद आई विल विजिट माय ज्वेलर। थैंक यू सो मच गौरव। Thank you. सो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं।